हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? हम कर रहे हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों की परख और उनकी समझ बढ़ा रहे हैं हम। तो अभी तक जो सीरीज है उसमें आपने मैक्सिमम केसेस समझ लिए हैं और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मिनर्वा मिल्स के मामले से। बहुत ही आपने सुना होगा इस केस के बारे में। क्या फाइंडिंग थी इस केस की, आइए समझते हैं। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का मामला जो है ये 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सुना था, 5 सुप्रीम कोर्ट के लर्नेड जजेस की बेंच ने, और स्पष्ट किया कि आर्टिकल 368 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए खंड 4 और खंड 5 असंवैधानिक हैं, क्योंकि वे संसद को असीमित संशोधन की शक्ति प्रदान करते हैं और संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। तो इसका रीजन ये है, मिनर्वा मिल्स वाले मामले का मैं आपको समझाऊं कि केशवानंद भारती में कोर्ट ने पहले ही ये कह दिया था कि संसद को संविधान के संशोधन की सीमित शक्ति है। तो संसद को जो शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, वो संविधान बनाने की शक्ति के तुल्य नहीं है। तो संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन ऐसा कि उसका आधारभूत ढांचा नष्ट न हो जाए। और फिर जब मिनर्वा मिल्स का मामला आया तो इसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आर्टिकल 368 में जो 2 खंड जोड़े गए 4 और 5, ये क्योंकि संसद को संविधान संशोधन की असीमित शक्ति देते हैं, इसीलिए ये आधारभूत ढांचे को नष्ट करने वाले हैं। और कोर्ट ने इन दोनों ही संशोधनों को जो कि 368 में खंड 4 और 5 जोड़ रहे थे, इन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया, शून्य घोषित कर दिया। फिर आपके सामने केस आ रहा है, आप देख रहे हैं ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां कोई कार्य मनमानी किया जाएगा वहां असमानता उत्पन्न होगी और आर्टिकल 14 का अतिक्रमण होगा। फिर आप देखें, आपके सामने केस है मिठू बनाम पंजाब राज्य का मामला। 1983 का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और असंवैधानिक घोषित करने के 2 आधार बताए थे। पहला ये कि जेल में आजीवन सजा काट रहे व्यक्ति द्वारा मृत्यु कारित करने के लिए सिर्फ मृत्यु दंड दे देना, लेकिन वे जो सजा नहीं काट रहे हैं उनके द्वारा अगर किसी मृत्यु कारित की जाती है तो उसकी सजा में अंतर है। ये जो वर्गीकरण है ये तर्कसंगत नहीं है, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट का स्पष्ट ये कहना था कि 2 लोग हैं, एक सजा काट रहा है, एक बाहर है। अगर दोनों ही कोई अपराध करते हैं तो दोनों के लिए सजा समान होनी चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग सजा का होना ये भेदभाव है और आर्टिकल 14 का वॉयलेशन करता है, उसका उल्लंघन करता है। तो सेक्शन 303 आईपीसी क्या है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है किसी केस में। आप याद रखें कि 303 एक ऐसा सेक्शन है आईपीसी का जिसमें केवल मृत्युदंड है, ओनली डेथ पनिशमेंट। ओनली डेथ पनिशमेंट मतलब साथ में और कोई ऑप्शन नहीं है कोर्ट के पास कि आजीवन कारावास दे सकें या मृत्युदंड के अलावा कोई और सजा दे सकें। तो कोर्ट ने मिठू बनाम पंजाब राज्य में 1983 में सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और आज की डेट में आईपीसी का 303 इनऑपरेटिव है, आपको यह पता होना चाहिए। फिर आप केस देखें, इंपॉर्टेंट केस है सरोजनी बनाम सुदर्शन कुमार चड्ढा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 जो पक्षकारों को दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन, जिसे हम कहेंगे रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्युगल राइट्स, इसका अधिकार प्रदान करती है, वह पक्षकारों को मनमानी करने की शक्ति नहीं प्रदान करती और आर्टिकल 14 का अतिलंघन नहीं करती है। और ये सेक्शन 9 जो है हिंदू विवाह अधिनियम का, यह संवैधानिक है। फिर केस आपके सामने है सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ गांगुली का मामला। 1986 का ये मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट एक बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसी सेवा शर्तें जो नैसर्गिक न्याय के नियम, जिसे हम कहते हैं सुनवाई के अवसर का नियम, राइट टू हियर, का पालन किए बिना स्थायी कर्मचारी को नौकरी से निकालने का प्रावधान करती है, ऐसा कोई सेवा नियम संवैधानिक नहीं है, क्योंकि यह आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। मतलब अगर कोई स्थायी कर्मचारी कहीं काम कर रहा है तो उसको अगर जॉब से हटाना है तो उसके लिए एक नियम होगा, उस नियम के आधार पर ही उसको हटाया जाएगा, लेकिन हटाने से पहले उसे सुनवाई का अवसर देना होगा। राइट टू हियर की हम बात कर रहे हैं। अगर बिना सुनवाई का अवसर दिए किसी के साथ ऐसा किया जाता है तो ये असंवैधानिक है। जो अगला केस आपके सामने आप देख रहे हैं 1993 का केस है, डी के यादव बनाम JMA इंडस्ट्री लिमिटेड का मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैसर्गिक न्याय के प्रयोजन के लिए अर्ध न्यायिक कार्यों तथा प्रशासनिक कार्यों में कोई अंतर नहीं है। दोनों में ही नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। डॉक्टर KR लक्ष्मणन बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 का जो मामला है, इसमें कोर्ट ने कहा कि घुड़दौड़ जो कौशल के आधार पर किया जाता है, जो हॉर्स राइडिंग होती है, रेस कोर्स होता है, अगर आपने देखा है बड़े शहरों में, तो वहाँ लोग
बेट करते हैं, मतलब घोड़े पर पैसा लगाते हैं, दांव लगाते हैं और हार जीत का खेल होता है। कोर्ट ने कहा कि ये जुआ नहीं है क्योंकि ये कौशल पर, स्किल पर बेस्ड होता है, तो इसको कोर्ट ने जुआ नहीं माना, गैम्बलिंग नहीं माना। आपको ये याद रखना चाहिए। फिर केस आपके सामने है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार और अन्य का मामला, 1998 का मामला है ये, और कोर्ट ने कहा बंद का आयोजन करना, स्ट्राइक करना, ये अवैध है और असंवैधानिक है। इल्लीगल कहा कोर्ट ने हड़ताल या बंद या स्ट्राइक को, आपको ये नोट करना चाहिए। फिर केस आपके सामने है जॉन वॉलाम्टोम बनाम भारत संघ का मामला। ये जो जॉन वॉलाम्टोम का मामला है 2003 का मामला है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो है उसकी धारा 118 जो भारतीय ईसाइयों पर निर्बंधन लगाती है वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन करने के कारण असंवैधानिक है। तो ये आपको जानना चाहिए। ये ईसाई धर्म से संबंधित है और इनहेरिटेंस के लिए, मतलब कोई प्रॉपर्टी पिता से बेटे को कैसे मिलेगी या बेटी को कैसे मिलेगी, इसके लिए सबके अपने अपने पर्सनल लॉ हैं भारत में। जो मुसलमान हैं उनके पास अपना शरीयत लॉ है, हिंदू हैं तो हिंदुओं के पास हिंदू विधि तो थी, लेकिन अभी फिलहाल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। क्रिश्चियनों पर 1925 का कानून लागू होता है, पारसियों पर उनका कानून लागू होता है, और इसीलिए पूरे देश में एक समान सिविल संहिता की मांग चल रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने पर यह स्थिति समान हो जाएगी। लेकिन अभी आप ध्यान रखें कि हर किसी के ऊपर उसका अपना पर्सनल लॉ लागू होता है, जिस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट टीका टिप्पणी करता रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट केस आपके सामने है एक, जो आप देखें, ये केस है TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला। और एक केस आपको साथ में और देखना चाहिए, वह इस्लामिक एकेडमी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला। दोनों ही 2003 के मामले हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निजी गैर सहायता प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं ऐसी संस्थाओं में राज्य प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण नहीं कर सकती है। तो इन दोनों ही केसेस में कोर्ट ने डिसाइड किया था कि अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है कि वहां आप सीट रिजर्व करवा दें। फिर आप देखें इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला, 1993 का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, स्पष्ट कर दिया था कि पिछड़े और अति पिछड़ों में वर्गीकरण करना बहुत ठीक है, संवैधानिक है। साथ ही इंदिरा साहनी का मामला इसलिए भी जाना जाता है कि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था इस मामले में कि आरक्षण जो है किसी भी मामले में 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 50% के आरक्षण की लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कर दी थी इंदिरा साहनी के मामले में। आपको ये जानना चाहिए, इसलिए बार बार जब कभी आरक्षण का जिक्र होता है तो इंदिरा साहनी का जजमेंट जो है वो बार बार कोट किया जाता है। तो इंदिरा साहनी के इस जजमेंट पर आज हम अपना ये लेक्चर रोकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर हम चर्चा कर रहे हैं जिनका संबंध भारतीय संविधान से है। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।